दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात जब आती है तो नाम आता है हमारे प्यारे भारत का, क्योंकि भारत एकमात्र देश है जहां पर लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को किस प्रकार से बनाया गया है? एक्चुअली शासन के अंग कौन से होते हैं? व्हाट इज़ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? हम इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और एक ऑर्गन मतलब शासन के एक अंग जिसको हम विधायिका बोलते हैं उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं शासन के अंग की तो वहाँ पर हमें शासन के सामने 3 प्रकार के चैलेंजेस हमें दिखते हैं। आप खुद कल्पना कीजिए, अगर किसी देश को चलाना है तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके पहले के वीडियो हमने देखा कि राज्य क्या होता है, तो किसी भी राज्य को चलाना है तो 3 चीज़ें उन राज्य चलाने वालों के सामने होती है। पहली बात तो होती है कि उन्हें कानून बनाना होगा, राइट। अब हमने कानून तो बना लिए, हमने विधान तो बना लिए, लेकिन इन कानून को लागू भी तो करवाना होगा अच्छे से। तो दूसरा चैलेंज होता है उनको लागू करवाना, कार्यान्वयन करना, उनका लागू करवाना या कार्यान्वयन करना, राइट। तीसरा चैलेंज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज, कि अब हमने कानून भी बना लिया, लागू भी करवा लिया, लेकिन जो वाद विवाद होंगे देश में, वाद विवाद किस में होंगे? व्यक्ति व्यक्ति में वाद विवाद हो सकते हैं, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से वाद हो सकता है, सरकार से विवाद हो सकता है व्यक्ति का, या 2 सरकारों का भी, सरकार से सरकार का भी वाद हो सकता है ना। इस प्रकार के वाद के लिए भी एक सिचुएशन, एक अपने को मंच बनाना होगा जहां पर ये वाद सुलझाए जाए, तभी तो एक देश चल सकता है। और इसीलिए किसी भी शासन को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए 3 पिल्लरों की आवश्यकता होती है। वो 3 पिल्लर कौन कौन से हैं दोस्तों? वो 3 पिल्लर है, एक है लेजिस्लेचर, एक है लेजिस्लेचर, द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज अ जुडिशरी, राइट। अब इसको हम बोलेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों के दम पर ही किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। अगर ये 3 चीजें हैं तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर लोकतंत्र है, वहां लोगों का शासन है ना। तो ये तीनों में से आज हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेचर की। किसकी बात करने वाले हैं? लेजिस्लेचर की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेजिस्लेचर के इतिहास में जाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा जब राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना, मोनार्कियल सिस्टम जब था, मोनार्कियल सिस्टम मतलब जब राजतंत्र था, है ना, जब राजतंत्र था, जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तब राजा ही सारे निर्णय लेता था। कौन से कानून बनाना है, क्या करना है, किसको सजा देनी है, किसको नहीं देनी है। इसने आम के पेड़ को इमली का पेड़ नहीं बोला राजा के कहने पे, लटका दो इसको सूली पे। कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। कुछ राजा बहुत अच्छे भी हुआ करते थे, कुछ राजा खराब हुआ करते थे। तो राजतंत्र में सारे डिसीजन राजा लेता था। फिर उसी प्रकार से एक और सिस्टम हमने देखा इतिहास में, वो था थियोक्रेटिक सिस्टम। थियोक्रेटिक सिस्टम मतलब क्या? धर्मतंत्र की बात आ जाती है। पहले के राज जो सिस्टम था किसी देश का, वो धर्म के हिसाब से भी चला करता था। जैसे रोम में जो चर्च थी, वो चर्च वाले डिसाइड करते थे कि कौन से कानून बनाए जाएंगे, किसको कैसी सजा दी जाएंगी। मतलब धर्म के लोग देश को चलाते थे, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे सिस्टम अपडेट होने लगा, उसके पहले इतिहास में अगर देखें तो पहले राजतंत्र और धर्मतंत्र हुआ करता था। लेकिन जब सिस्टम अपडेट हुआ तो एक यूनान करके जगह है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। यूनान में सबसे पहले लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं, जहां पर लोगों द्वारा शासन चलाया जाता था। लेकिन कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि वैदिक संस्कृति में जिस प्रकार के सभा नाम की जो सभा और समिति नाम की जो संगठना थी, सभा और समिति, यहां पर भी लोकतंत्र के उल्लेख मिलते हैं। जब हम महाजनपद की बात करते हैं, जो भारत में, उत्तर भारत में महाजनपद की जब बात करते हैं, जैसे शाक्य गणराज्य, जैसे कौन थे? गौतम बुद्ध, है ना। तो शाक्य गणराज्य गणतंत्र था, वहां लोगों का शासन था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सबसे उससे भी पुराने अगर प्रमाण की बात की जाए तो यूनान से हम लेते हैं कि यूनान में लोकतंत्र था। जब मॉडर्न एज में हम लोग आए, जब आज मॉडर्न एज की जब बात होती है, तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न एज में आज लोगों द्वारा शासन किया जा रहा है। लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। तो हम इसी चीज को तो समझना चाहते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, कहां भेजते हैं और क्या होता है। तो देखिए, मॉडर्न एज में स्विट्जरलैंड नाम का एक देश है, छोटा सा देश है, वहां पर लोकतंत्र है, ओके। लेकिन यहां पर जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मतलब ये कि वहां पर 2 इस प्रकार के प्रचलन है, जो उसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव, मतलब पहल करना, और एक बोलते हैं रेफरेंडम, जिसको बोलते हैं जनमत संग्रह। जैसे हमारे यहाँ आज बंगाल में इतना बड़ा रेप केस हो गया, है ना, वो कोर्ट में चले गया, कोर्ट में उसको फांसी हो या ना हो वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक जनमत संग्रह करवा के लोगों से पूछा जाए
बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए, और सारे देश के लोग बताए लिखित में कि इसको फांसी दे दी जाए, और कोर्ट ने उसे फांसी दे दी। इस प्रकार का जनमत संग्रह हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का काम होता है, समझो पहल की जाती है, वहाँ कोई कानून बनाना है, तो कुछ लोग एकत्रित आते हैं, बोलते हैं कि इस प्रकार से कानून बनना चाहिए, सारे देश के लोगों के विचार जाने जाते हैं, सारे देश के लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा ऐसा कानून बनना चाहिए, तो वहाँ कानून बन जाता है। किसी प्रकार की कोई असेंबली में नहीं गया और कानून बन गया। किसी नेता को चुनकर दे दिया गया है और वो नेता बराबर काम नहीं कर रहा है, उसको रिटर्न बुलाने का, रिकॉल नाम की भी एक प्रचलित प्रथा है वहाँ पर, राइट टू रिकॉल, वापस बुलाइए उसको, काम नहीं कर रहा है, चुन के दिए हम लोगों ने और फिर भी वो भ्रष्टाचार कर रहा है संबंधित मंत्री या नेता, उसको वापस बुलाइए। इस प्रकार की सुविधा स्विट्जरलैंड में है। रेफरेंडम लिया जाता है, जनमत संग्रह लिया जाता है किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है लोगों से पूछा जाए। जैसे अभी वक्फ बोर्ड पे लोगों से मांग की गई कि बताइए अपनी राय बताइए, कुछ कानून बनते हैं लोगों से पूछा जाता है बताइए अपनी राय बताइए, लेकिन लोगों की राय को महत्व कितना दिया जाता है। लेकिन जब ये रेफरेंडम की जब बात होती है तो यहाँ पर अधिकतर लोग जब जनमत संग्रह करते हैं और एक विषय के ऊपर अगर अधिकतर लोग 70% लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल कानून बन जाएगा। लेकिन ये स्विट्जरलैंड में ही पॉसिबल है दोस्तों। हमारे जैसे 140 करोड़ लोक संख्या वाले देश में इस प्रकार की चीज़ों को अगर हम करने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो अब ये चीज़ें नहीं हो सकती तो हम करें क्या फिर? तो हमारे देश में आ गई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी आ गई? प्रतिनिधि लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र आ गया दोस्तों? प्रतिनिधि लोकतंत्र आ गया, प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब ये प्रतिनिधि लोकतंत्र में एक्चुअली क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं और लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उस लेजिस्लेचर में बैठकर, उस विधायिका में बैठकर अपने हिसाब से कानून बनाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो हमने वो कानून बनाया, क्योंकि उस संबंधित व्यक्ति को तो हमने भिजवाया ना वहां पर लेजिस्लेचर विधायिका में, तो व्यक्ति हमारे लिए कानून बनाता है। इसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो हमारे देश में है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के 2 हाउसेस होते हैं। कितने हाउसेस होते हैं? 2 हाउसेस होते हैं। अब आप पूछेंगे तो सर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ है? इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, इंडिया में है ना। जो भी लोकतंत्रात्मक देश है वहां पर इस प्रकार की डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। तो 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, राइट। अब देखिए दोस्तों, लोकसभा जो होता है वो एक प्रत्यक्ष सदन, हम इसको बोलेंगे सीधा सदन। सीधा बोले तो जहां पर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस सदन में बैठते हैं। मतलब लोकसभा में चुने गए प्रतिनिधियों को लोग चुनते हैं डायरेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ही है कि ये विधायिका में चुने गए। विधायिका के 2 भाग हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो विधायिका में जो लोग चुने जाते हैं, विधायिका में जो लोग चुने जाते हैं उन लोगों को वोट कौन देता है? मत कौन देता है? जनता देती है। मतलब ये जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है लोकसभा, राइट। कि लोकसभा में चुने हुए लोग कानून बनाएंगे। अच्छा, तो फिर सर राज्यसभा की जरूरत ही क्या है? जब लोकसभा में ही हमने भेज दिया है तो राज्यसभा का फालतू में काम बढ़ा के मतलब क्या है? लेकिन दोस्तों जो संघात्मक देश होते हैं, अब ये संघात्मक शब्द आ गया, फेडरल है ना। संघात्मक का मतलब क्या? कि जहां पर अलग अलग राज्य होते हैं। जो बहुत बड़ा देश है, उस बहुत बड़े देश को चलाने के लिए उसकी विभागनी तो करनी पड़ेगी ना, तो अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे 28 राज्य हैं और ये 28 राज्यों को जब एकत्रित चलाना है तो हमारा देश क्या है? संघात्मक देश है, 28 राज्यों का मिलकर बना हुआ है। तो राज्यों की जब बात आती है तो इन राज्यों को भी तो प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सीधा लोकसभा से ही कानून बनाना शुरू कर देंगे तो राज्यों को जो अधिकार दिए हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? उनकी रक्षा करेंगी राज्यसभा। तो अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है। हमारी राज्यसभा एक्चुअली अमेरिका के सीनेट समान है। वहां पर भी राज्यों के, अमेरिका भी संघात्मक देश है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ना, वो बाद में किसी वीडियो में देखेंगे। तो सीनेट जो होता है वैसे ही हमारे राज्यसभा है। इनका काम है राज्यों के हितों की रक्षा करना, है ना। तो इसीलिए राज्यसभा होती है कि लोकसभा अपनी मनमानी ना करे किसी विषय पे, यहां से कानून बने, यहां से पास हो, फिर राष्ट्रपति के पास जाए, राइट। इसीलिए लेजिस्लेचर में 2 सदनों को आपको याद रखना है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। आम भाषा में लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लेकिन संविधान में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, संविधान में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। तो अभी तो यहां प्रश्न पड़ता है, तो सर क्या सिर्फ संघात्मक देशों में ही 2 हाउसेस होते हैं क्या? यूनिटरी देश जो होते हैं, एकात्म देश जो होते हैं, जो छोटे देश होते हैं जहां पर राज्य नहीं होते, तो वहां क्या राज्यसभा नहीं होती है? होती है दोस्तों। जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है,
क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। मतलब ऊंचे घर के लोग जो हैं, जो वेल प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको हाउस ऑफ लॉर्ड में जगह दी जाती है। ऊंचे लोग, सांस्कृतिक रूप से कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई खेल में आगे है, कोई समाज सेवा में आगे है, ऐसे लोगों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जगह दी जाती है ना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसको भी जगह दी जाती है। इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में भी 2 सदन है, लोकसभा एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जहां पर वोट देकर लोग नहीं चुने जाते, बल्कि इस प्रकार से जगह दी जाती है। हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों को जो राज्य असेंबली के, विधानसभा के जो आमदार होते हैं वो चुनते हैं। विधानसभा के आमदार नहीं बोलेंगे, एमएलए क्या बोलते हैं हम लोग को? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए जो होते हैं वो एमएलएस चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंग्लैंड में प्रतिष्ठित लोग आते हैं। हमारे यहाँ की राज्यसभा देखा जाए, हमारे यहाँ की राज्यसभा, इंडिया की राज्यसभा देखा जाए तो हाउस ऑफ लॉर्ड का ही मिलता जुलता रूप है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमारे यहाँ पर भी 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। राष्ट्रपति नामांकित करते हैं कौन से क्षेत्र से? कला, साहित्य, संस्कृति, साइंस, है ना, जो भी समाज सेवी आदमी होगा, खेल से, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, जो अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद उस राज्यसभा से वो हो जाते हैं बर्खास्त बोलेंगे हम, रिटायर हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है जो राज्यसभा से मिलता जुलता है। हमारे यहाँ क्या है फिर? अब इंडियन लेजिस्लेचर किस प्रकार से बना हुआ है? तो जब इंडियन लेजिस्लेचर की बात आती है, इंडिया लेजिस्लेचर की बात आती है, तो इंडिया का जो लेजिस्लेचर है, इंडिया की जो विधायिका है, वो 2 अंगों से बनी हुई है। विधायिका के 2 पार्ट है इंडियन लेजिस्लेचर के, एक है लोकसभा एंड सेकेंड वन इज राज्यसभा, राइट। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में हमारे देश के लोग सीधे प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं और राज्यसभा के लोगों को एमएलएस चुनते हैं। जो राज्य के एमएलएस होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और हमारे यहाँ पे विधायिका का काम है कानून को बनाना। विधायिका का काम क्या है? कानून को बनाना। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को विधायिका पूरे तरीके से समझ आ चुकी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।